नमस्कार। इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज़ की इस कड़ी में आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं वह कंपनी अल्कोहल बेवरेजेस के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी का नाम है सूला वाइनयार्ड। जैसा कि आप जानते हैं, इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड की श्रृंखला में हम कंपनियों के बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करते हैं, वो भी बिना किसी भारी भरकम शब्दों के और सरल और सुगम भाषा में। हमारा उद्देश्य ये है कि आप इस कंपनी के बारे में जानें और इसके व्यापार के कारोबार के बारे में जानें, और एक शेयर्स से संबंधित, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हों या इस कंपनी के शेयर खरीदने में इच्छा रखते हों, तो हमारी जानकारी के बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन यानी कि जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकें। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सूला वाइनयार्ड। दिसंबर 2022 में इस कंपनी का आईपीओ आया था और उस टाइम इसके शेयर 357 रुपये में अलॉट हुए थे। हालांकि खेद की बात यह है कि एक पीक बनाने के बाद ये आज भी लगभग उसी स्तर पर खड़ा हुआ है। कोई कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कोई खास रिटर्न दिया नहीं है। हम इस श्रृंखला की इस कड़ी में हम ये जानना चाहते हैं, हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कंपनी का भविष्य क्या है, कंपनी का कामकाज क्या है, कंपनी किस प्रकार परफॉर्म कर रही है और भविष्य में किस प्रकार परफॉर्म करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्कोहल बेवरेजेस यानी कि ऐसे पेय पदार्थ जिनमें अल्कोहल का कंटेंट होता है, उसे हम आम भाषा में भारत में दारू कहते हैं। हालांकि दारू एकदम सही शब्द नहीं है और भारत में दारू को एक कलंक या टैबू की तरह देखा जाता है। हालांकि यह टैबू धीरे धीरे दूर हो रहा है। आजकल अल्कोहल का सेवन उतनी खराब बात नहीं रह गई है, या समाज में इसकी स्वीकार्यता बढ़ गई है जैसे कि पहले हुआ करती थी। वैसे भारत की बात करें तो भारत में मद्यपान या सुरा का सेवन पौराणिक काल से ही है। देवताओं के सोम रस को आप अच्छी तरह जानते होंगे। इसके अलावा हमारी उर्दू की शायरी बिना शराब के पूरी नहीं हो सकती। तीसरा, अमिताभ बच्चन की कल्ट फिल्म शराबी को कौन भूल सकता है। खैर, जिस शराब को या जिस दारू शब्द को हम भारत में आमतौर पर प्रचलन में लाते हैं, वो अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस के का एक कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो अल्कोहलिक बेवरेज की कैटेगरीज हैं, उनको एक साथ बोलने के लिए भारत में हम दारू या शराब का शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम ये देखें कि आखिरकार अल्कोहलिक बेवरेजेस कितने तरह के होते हैं। मूलतः अल्कोहलिक बेवरेजेस 3 कैटेगरी में होते हैं। ये 3 कैटेगरी में पहली कैटेगरी है स्पिरिट्स, दूसरी कैटेगरी है बियर, तीसरी कैटेगरी है वाइन। स्पिरिट्स या हार्ड ड्रिंक में अल्कोहल का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। आप इसको कंपेयर कीजिए सॉफ्ट ड्रिंक से। सॉफ्ट ड्रिंक या जैसे कोक या पेप्सी, तो उनमें अल्कोहल का कंटेंट नहीं होता और हर आदमी, हर बच्चा, हर महिला, बड़े बुजुर्ग सभी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है और जो हार्ड ड्रिंक है, ये दोनों अल्कोहल के कंटेंट होने या ना होने से संबंधित हैं। दूसरी कैटेगरी अल्कोहलिक बेवरेजेस में बियर से संबंधित है। बियर में सबसे कम अल्कोहल का कंटेंट होता है। तीसरी कैटेगरी वाइन की है। वाइन में अल्कोहल का कंटेंट स्पिरिट और बियर के बीच का होता है। यानी कि वाइन में अल्कोहल का कंटेंट स्पिरिट से कम और बियर से ज़्यादा होता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये 3 कैटेगरी में और अंतर क्या है। पहली चीज़, इनके बनाने में अंतर है। इनके बनाने में तीनों डिफरेंट मटेरियल काम आते हैं और इनकी प्रोसेसेस डिफरेंट हैं। जैसे कि पहला जो स्पिरिट्स होती हैं, तो स्पिरिट्स का जो निर्माण होता है वो एक विधि कहलाते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन या आसवन। आसवन में या डिस्टिलेशन में हम एक अल्कोहल का रॉ मटेरियल लेते हैं और उसे बार बार रिफाइन करते हैं। जितना ज़्यादा हम रिफाइन करते हैं उतनी ही ज़्यादा अल्कोहल का कंटेंट बढ़ता जाता है और उतना ही ज़्यादा नशे वाली
चीज़ ये बनती जाती है। भारत में ये दो कैटेगरीज में हैं, जैसे एक देसी शराब और एक अंग्रेज़ी शराब। वैसे रम, वोदका, जिन और विस्की स्पिरिट्स की कैटेगरी में आती है। दूसरी कैटेगरी बियर से रिलेटेड है। बियर जो है उसमें सबसे कम अल्कोहल कंटेंट होता है और बियर जनरली ग्रेन या अनाज से बनाई जाती है और अनाज को फर्मेंट किया जाता है या अनाज को सड़ाया जाता है। सड़ाया शब्द कोई बहुत अच्छा उपयुक्त नहीं है। बेसिकली उसमें एक प्रकार के लाभदायक या बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसमें पैदा किए जाते हैं। जैसे हमारा एक फेवरेट एग्जाम्पल है दूध से दही जमाना, वो भी फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर हम ब्रेड खाते हैं उसमें जो आटे से या मैदा से जब ब्रेड तैयार होती है उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस काम आता है। और तीसरा, जब हम इडली डोसा का बैटर बनाते हैं तो उसमें भी फर्मेंटेशन का या हम कोई पिज्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी फर्मेंटेशन के बगैर पिज्ज़ा या इडली डोसा बनना संभव नहीं है। तो बियर में प्राय जौ का इस्तेमाल किया था, ग्रेन जौ का इस्तेमाल किया था। अब बियर भी दो प्रकार की होती है, एक डार्क बियर और एक लाइट बियर। ये डार्क और लाइट इस बियर के रंग या कलर से संबंधित है। डार्क बियर थोड़ा डार्क कलर की होती है, उसमें अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है, जबकि लाइट बियर लाइट कलर की होती है, उसमें अल्कोहल कंटेंट डार्क बियर से थोड़ा सा कम होता है। अब तीसरी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में सूला वाइन यार्ड है, वो कैटेगरी है वाइन की। वाइन जो बनाई जाती है बेसिकली फलों से बनाई जाती है और खासकर अंगूर से। वाइन करीब करीब 3 प्रकार की या 4 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में मोटे 3 प्रकार उसके, एक रेड वाइन है, एक वाइट वाइन है, एक स्पार्कलिंग वाइन है और एक रोज वाइन है। अब इनका अंतर समझ लेते हैं। फर्मेंटेशन वाइन में भी बियर की तरह होता है, लेकिन फलों का होता है, स्पेशली ग्रेप्स का या अंगूरों का। ये अंगूर बाजार में आने वाले साधारण अंगूर नहीं है, ये स्पेशल तरीके से या विशेष प्रकार से इन अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। इसमें भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस काम में आता है। रेड वाइन में रेड ग्रेप्स काम में लिए जाते हैं और छिलके सहित काम में लिए जाते हैं, जिसके कारण इस वाइन का कलर लाल हो जाता है। वाइट वाइन में जो सफ़ेद अंगूर या नॉर्मल जो हमारे अंगूर आते हैं वो बिना छिलके के इस्तेमाल किए जाते हैं। रोज़ वाइन वाइट और रेड एक बीच की कड़ी है, जिसमें कुछ हिस्सा वाइट वाइन का होता है और कुछ हिस्सा रेड वाइन का होता है, जिसके कारण वो जो वाइन है उसका कलर थोड़ा गुलाबी हो जाता है, तो इसलिए उसको रोज़ वाइन कहते हैं। चौथा, स्पार्कलिंग वाइन। जो स्पार्कलिंग वाइन है वो वाइन एक प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रैप करने से बनती है, जिसके कारण आपको पीते वक्त एक टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कि आपको कोक या पेप्सी में होती है, वैसे होती है। तो इसको स्पार्कलिंग वाइन कहते हैं। ये तो हुई अल्कोहल बेवरेजेस के कैटेगराइजेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि आखिर पूरे विश्व में वाइन का बाजार किस प्रकार का है। यूएसए और चाइना के बाद, यूएसए सबसे बड़ा बाजार है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, चाइना दूसरे नंबर पे है और भारत तीसरे नंबर पे। इसलिए वाइन या अल्कोहलिक बेवरेजेस में भारत में पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत है और भारत में धीरे धीरे इनकम लेवल बढ़ने के साथ साथ, पैसे का बढ़ने के साथ साथ अल्कोहल पर खर्चा बढ़ रहा है। अब हम ये बात करते हैं कि आखिरकार पर कैपिटा कंजम्पशन वर्ल्ड में कितना है। तो ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में पर कैपिटा कंजम्पशन करीब 52 लीटर का है, यानी कि एक व्यक्ति एक साल में लगभग 52 लीटर अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिसमें स्पिरिट्स, वाइन और बियर तीनों शामिल हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, यानी कि अगर 52 लीटर आदमी अल्कोहलिक बेवरेजेस लेता है तो उसमें से कितना स्पिरिट्स हैं, कितना वाइन है और कितना बियर है। अब जो बियर है वो 63% है और स्पिरिट्स जो है 11% है वर्ल्ड में। यानी वर्ल्ड में एवरेज निकालें तो 63% कंजम्पशन बियर का है और
11% स्पिरिट्स का है। यानी हार्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा अल्कोहल वाली चीज़ का कंजम्पशन 11% ही, और सबसे कम अल्कोहल कंटेंट वाली चीज़ यानी बियर, इसका जो कंजम्पशन है वो केवल 11% है। भारत की स्थिति देखें तो आपको ये चीज़ बिल्कुल उल्टी नज़र आएगी। भारत में 90% कंजम्पशन स्पिरिट्स का होता है और केवल 10% कंजम्पशन बाकी दो बेवरेजेस का यानी कि बियर और वाइन का होता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई अगर 90% ऐसी स्थिति है कि भारत में 90% कंजम्पशन है, तो फिर ये 10% में बियर भी आएगी और वाइन भी आएगी, तो फिर इस कंपनी का भविष्य क्या है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि ये देखा गया है आंकड़ों से कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है, कंट्री ग्रो करता है, वैसे वैसे ही अल्कोहल का कंजप्शन बढ़ता है। और साथ ही अगर वर्ल्ड वाइड आंकड़ा देखें तो वाइन का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे लोग हार्ड ड्रिंक यानी कि स्पिरिट से हटकर वाइन पर आएंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर सूला वाइन यार्ड किस तरह के वाइन के बिजनेस में है। तो सूला वाइन यार्ड के दो मेजर बिजनेस सेगमेंट हैं। पहला बिजनेस सेगमेंट वो रिलेटेड है वाइन बिजनेस से, प्योर वाइन बिजनेस से। अब ये वाइन को इंपोर्ट करती है और स्पिरिट्स को इंपोर्ट करती है, वाइन और स्पिरिट्स दोनों को इंपोर्ट करती है। दूसरा, वाइन को प्रोडक्ट करती है, वाइन को बनाती है। और तीसरा, वाइन और स्पिरिट जो उसने इंपोर्ट की और खुद ने जो बनाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आगे करती है। ये इस बिजनेस से कंपनी 91 रुपीज़ कमाती, यानी कि अगर 100 रुपये का टोटल सेल है कंपनी की, तो इसमें 91 रुपये कंपनी इस बिजनेस सेगमेंट से कमाती है। बाकी दूसरा एक और अन्य जो बिजनेस सेगमेंट है वो है वाइन टूरिज्म, और बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, यूनिक अपने तरह का कंसेप्ट है वो। इससे कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो करीब करीब 9 रुपये अर्न करती है, लेकिन ये बढ़ता हुआ व्यापार है। अब आप कहेंगे कि वो तो ठीक है, लेकिन अब कंपनी जब माल बनाती है तो उसका ब्रांड क्या है? तो देखिए, उसका जो ब्रांड का नाम है, वैसे तो उसके पास कई ब्रांड हैं, क्योंकि वाइन का धंधा या अल्कोहलिक बेवरेजेस का धंधा ब्रांड के ऊपर ब्रांड डिपेंडेंट है। जैसे सिगरेट का एक आदमी का पसंदीदा ब्रांड होता है, वैसे ही अल्कोहलिक बेवरेजेस का भी अपना एक पसंदीदा व्यक्ति का ब्रांड होता है, और उसको वो कभी छोड़ना नहीं चाहता। तो इनका जो मेन ब्रांड है उसका नाम है सूला। और वाइन के सेगमेंट में इंडिया में सूला का जो मार्केट शेयर है वो करीब करीब 50% है, यानी कि इस क्षेत्र में वो ये मार्केट लीडर है। अब इस बात का क्या अर्थ हुआ कि ये मार्केट लीडर है और 50% का शेयर है, यानी कि अगर हिंदुस्तान में कुल 100 रुपये की सेल होती है, सब कंपनियां मिला के 100 रुपये की वाइन की सेल करती हैं, तो 50 रुपये की सेल सूला के प्रोडक्ट की होती है। तो एक इसकी कंपनी की ये स्ट्रेंथ बताता है। इसके जितने भी ब्रांड हैं इसको इसने 4 कैटेगरी में बांट रखा है। पहली कैटेगरी जो है वो है एलीट, दूसरी कैटेगरी है प्रीमियम, तीसरी कैटेगरी है इकोनॉमिक और चौथी पॉपुलर। तो ऊपर से नीचे यानी एलीट, प्रीमियम, इकोनॉमी और पॉपुलर ये घटते हुए दामों पे, यानी कि सबसे ज़्यादा दाम जो है वो एलीट का है और सबसे कम दाम पॉपुलर का है। अब ये बेचते किस तरीके से हैं? देखिए, बेचने के लिए इनका 2 मेथड है। एक है डायरेक्ट होटल्स को, रेस्टोरेंट को बेचना, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल करना, और जो तीसरा और जो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वो है डायरेक्ट टू कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई करना। किसके थ्रू? डायरेक्ट वेबसाइट से और डायरेक्ट खुद के स्टोर से।
महाराष्ट्र ने हाल ही में एक कानून भी लाने का प्रस्ताव किया है जिसमें सुपरमार्केट्स में भी वाइन मिल जाया करेगी। इससे कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में और भी फायदा होने की संभावना है, क्योंकि देखिए जो दिखता है वो बिकता है। हमारे यहाँ आप अल्कोहलिक बेवरेजेस का विज्ञापन नहीं कर सकते, इसलिए न चीज़ दिखती है न चीज़ बिकती है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट यानी कि आप किसी पदार्थ का उसी लेबल का पानी बना के, या पानी का लेबल आप नाम वही रख दें प्रोडक्ट का, जैसे सुला वाटर रख दिया आपने, तो सुला की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। सुला की जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि आखिरकार ये कंपनी किस चीज़ का विज्ञापन करती है। इसको सरोगेट विज्ञापन या सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो ये बात हुई कि कंपनी बेचती कैसे है, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगली बात जो है, अगला जो सेगमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग इनका सेगमेंट है, वो है वाइन टूरिज्म। आजकल आदमी जगह जगह नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहता है, तो उसी का फ़ायदा उठा के कंपनी ने अपने वाइनरीज यानी कि जहाँ वाइन तैयार होती है उसके पास इन्होंने रिजॉर्ट बनाया है। तो रिजॉर्ट में आप कमरे हैं, टेस्टिंग रूम्स हैं और वाइन यार्ड तो है ही, यानी अंगूरों के खेत तो आसपास हैं ही। तो ये क्या करते हैं, कमरे रिजॉर्ट में कमरे किराए पे देते हैं। शौकीन लोगों के लिए वहाँ होटल है और वहाँ जाके आप खाइए, आप रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, वाइन यार्ड में आप घूम सकते हैं। और आप एक टेस्टिंग रूम है जिसमें वाइन को आपको टेस्ट कराया जाता है, जिससे आप ये जान सकें कि भाई वाइन किस प्रकार की होती है। ये एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है। ये एक तरह से वाइन के प्रति लोगों को जागरूक करने के तरीके हैं। इसके अलावा ये लोग फेस्टिवल भी कराते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल कराएंगे अपने वाइन यार्ड के, अपने फैसिलिटीज़ के आसपास, ताकि लोग आएँ, वहाँ रहें, एंजॉय करें। जितना एंजॉय करेंगे म्यूज़िक फेस्टिवल को, तो जाहिर है कि आप कुछ ना कुछ अल्कोहल बेवरेजेस का कंजम्पशन करेंगे और आपकी वाइन के बारे में टेस्ट और जागरूकता बढ़ेगी। तो इसके अलावा ये कई सेशंस भी करते हैं। ये अलग अलग शहरों में जाकर वाइन टेस्टिंग सेशंस करते हैं। देखिए, ये आदमी को ये बता के कि भैया देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं कि मैं टल्ली हो जाऊंगा पीकर, ऐसा नहीं है। आप इस पीकर देखिए कितना अच्छा इसका स्वाद है और आपको नशा भी नहीं आएगा। बेसिकली वाइन टेस्टिंग सेशंस का बेसिकली एक मार्केटिंग स्टंट है, जिससे ये वाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है। अब कंपनी के हिंदुस्तान में समस्या ये है कि हम वाइन को या अल्कोहलिक बेवरेजेस को और इन सब को हम एक कलंक की तरह देखते हैं। हालांकि ये भ्रांति या ये चीज़ें धीरे धीरे समाज में जैसे जैसे प्रगति हो रही है, वैसे वैसे विचार, खुले विचारों के लोग हो रहे हैं, वैसे शराब को धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में वाइन का कारोबार बढ़ने की आखिर क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण वाइन बढ़ेगी? क्योंकि हमारा, आप ध्यान रखिए कि 90% जो कारोबार है हिंदुस्तान में अल्कोहलिक बेवरेजेस का, वो स्पिरिट्स है, यानी हार्ड ड्रिंक का है, और वाइन उतनी हार्ड नहीं है। तो ये एक हैबिचुअल चेंज करना पड़ेगा कंपनी को। यही कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आप दाल चावल खाते हैं तो आप कभी भी, आपका पेट पराठे से नहीं भरेगा। और अगर आप नॉर्थ इंडिया में चपाती खाते हैं तो, और साउथ में चले जाएंगे तो आपको कितना भी इडली, डोसा, सांभर और पराठा वहाँ का बना हुआ आपको खिला दिया जाए, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। तो ये हैबिचुअल चीज़ें हैं। इसमें हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है कि हमको ऐसा ही खाना चाहिए। तो इसी प्रकार के ये ड्रिंक से रिलेटेड है। जिसको विस्की पीनी है या जिसको रम, वोदका या जिन पीनी है, वो वही पिएगा। वो वाइन पी के सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो फिर इस कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि 91% रेवेन्यू तो जो आ रहा है वो तो आ रहा है आपका वाइन बिजनेस से, और वाइन का
बाजार अगर नहीं बढ़ेगा भारत में तो फिर कैसे होगा? तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो वाइन के कारोबार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पहला रीज़न जो है वो ये है कि ये देखा गया है कि जैसे जैसे देशों की जीडीपी बढ़ती है, आय बढ़ती है, वैसे वैसे लोग अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं और हार्ड से लेके यानी कि स्पिरिट से मूव करके वो वाइन की तरफ बढ़ते हैं या बियर की तरफ बढ़ते हैं। तो एक रीज़न ये। दूसरी चीज़, आजकल प्रोफेशनल्स जो है ना, उनको देशों की बंदिश नहीं रह गई। यानी कि आज का प्रोफेशनल या आज कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रोफेशनल हो या बिजनेस के सिलसिले में जाता हो या कोई फैमिली मेंबर वहाँ रहता हो, विदेशों की आसानी से यात्रा करता है और विदेशों में वाइन का बड़ा पॉपुलर कल्चर है। उसको देखकर व्यक्ति प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। तीसरा रीज़न, सोशल मीडिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वाइन या अल्कोहलिक बेवरेज के प्रति लोग संवेदनशील होते हैं, वो उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करने को तैयार है। चौथा, वाइन के स्पेशली वाइन के केस में हम महिलाओं का रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि महिलाएं जो हैं वो हार्ड ड्रिंक को पसंद नहीं करती, लेकिन वो सोशल एक्सेप्टेंस में वाइन को पसंद करती हैं, जो बहुत हार्ड नहीं है और जो एक स्टाइल को शो करता है। और भारत में आप जानते ही हैं, कामकाजी महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वो अपने निर्णय स्वयं लेने में समर्थ हैं। इसके अलावा एक कारण, डिजिटल मीडिया पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सीरीज आती हैं जैसे मिर्ज़ापुर, उसमें एक लेविश लाइफस्टाइल में व्यक्ति को दिखाया जाता है और फाइन डाइनिंग में उसके साथ में उसके पास जब वो खाना खाता है तो वाइन कंपलसरी है। आपने देखा होगा ना, वो वाइन के ग्लास में बड़ी स्टाइल से वाइन डाली जाती है। उससे भी लोगों का वाइन के प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो कंपनी को स्ट्रेंथ प्रदान करती है। पहली चीज़ इसका कंपनी का ब्रांड, दूसरी चीज़ कंपनी की मार्केट लीडरशिप, तीसरी चीज़ कंपनी के पास कैपिटल। ये जो कंपनी है वो इस धंधे में काफ़ी समय से है और इसके प्रमोटर बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। दूसरा, इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स हैं। एंट्री बैरियर्स कैसे? एंट्री बैरियर्स का मतलब ये कि वो अन्य कॉम्पिटिटर को इस मैदान में आने से रोकती हैं। वो क्या कारण है? पहली चीज़ तो ये बड़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। आपको अगर वाइन यार्ड लगाना है तो वाइन यार्ड के लिए बहुत खर्चा होता है, आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता है आपको। दूसरी बात क्या है कि बड़ा जेस्टेशन पीरियड, मतलब वाइन बनाने का जो प्रोसेस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, पहले अंगूर प्रोक्योर किया जाता है, किसानों से प्रोक्योर करते हैं, और अब मान लीजिए अंगूर किसान आपको देने से मना कर दे और कहीं और बेच दे तो ऐसा नहीं है। इससे बचने के लिए कंपनी ने किसानों से जो अंगूर उगाते हैं उनसे लॉन्ग टर्म करीब 12 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कर रखा है, जिसके कारण इनको अश्योर्ड सप्लाई मिलेगी और किसानों को अश्योर्ड रकम मिलती है। अब जब आपके पास ये सब चीज़ें आ गई, अंगूर आ गया, तो आप इसको साफ सफाई करने के बाद आप इसका फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग की जाती है। अब देखिए, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली सारे स्टेप्स नहीं बता रहा हूँ, मैं मोटे स्टेप। ब्लेंडिंग का मतलब यही, जिस तरह का टेस्ट आप उस वाइन में जनरेट करना चाहते हैं उस तरह का टेस्ट डालने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। इसके बाद कंपनी इसको एजिंग करती है। जो एजिंग जो है ना, वो इसको भर के रख के स्टोर किया जाता है थोड़े टाइम के लिए, ताकि उसमें पर्टिकुलर टेस्ट डेवलप हो जाए। आपने सुना ही होगा ना, शराब जितनी पुरानी हो उतना ही ज़्यादा नशा देती है। तो वो एक्चुअली एजिंग के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा फाइनली जब ये एजिंग से हो जाती है तो इसको वापस एक बार प्रोसेस करके और बॉटल में भर के पैक कर दिया जाता है। अब
आप ये देखिए अंगूर से जो वाइन बनाने का, उत्पादन करने का जो क्रम है, उसमें अंगूर उत्पादन में करीब करीब 2 साल लगते हैं और 2 ही साल अंगूर से वाइन बनाने में लगते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक कैपिटल इंटेंसिव और बड़ा डिफिकल्ट काम है जो हर आदमी नहीं कर सकता। तो जब हर आदमी नहीं कर सकता तो कंपनी के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा, और जब कंपनी के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा तो आगे आने वाले सारा, अगर वाइन का मार्केट बढ़ेगा तो कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का 50% मार्केट शेयर है और बहुत ज़्यादा लोग तो इसमें आ नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस्ड और इतनी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो आप क्या करेंगे इसमें? तो बात यह है कि इस कंपनी का जो भविष्य है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आखिर भारत में वाइन का मार्केट कितनी तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन समस्या ये है कि भारत का जो वाइन का जो मार्केट है वो 90 एल्कोहलिक बेवरेज का जो मार्केट है उसमें 90% तो स्पिरिट्स है, यानी कि हार्ड ड्रिंक है, और केवल 10% में बियर भी आएगी और वाइन भी आएगी। अब ऐसी स्थिति में लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज करना ये वाकई कंपनी के लिए चुनौती है। कंपनी इस दिशा में काम कर रही है, जैसे मैंने बताया वाइन टूरिज्म, लेकिन आप ये देखिए कुल बिजनेस का वो केवल 9% हिस्सा है, यानी 100 रुपये कंपनी कमाती है तो केवल 9 रुपये उस वाइन टूरिज्म से आती है। ये बात ठीक है कि कंपनी का बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस है और कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन कंपनी के सेल को बढ़ाना एक अपने आप में टेढ़ी खीर है, क्योंकि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज करने में कंपनी को पसीने आ जाएंगे, और किसी भी कंपनी के ये बस में नहीं है कि वो जल्दी से लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज कर दे। तो सबसे बड़ा चैलेंज कंपनी में ये है। अब बात करते हैं भाई फिर कंपनी बढ़ेगी कैसे। तो कंपनी ये कहती है कि देखिए हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम बढ़िया माल बेचेंगे, यानी कि प्रीमियम प्रोडक्ट बेचेंगे। दूसरी चीज़, कंपनी का ये कहना है कि हम जो रीजनल प्लेयर्स हैं और इसी तरह की इंडस्ट्री में वाइन बनाने वाली जो और कंपनियां हैं छोटी, उनको एक्वायर कर लेंगे तो उनका बिजनेस भी हमारे पास आ जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि हम हमारे प्रोडक्ट को और बेटर बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, जिससे कंपनी की वैरायटी बढ़ेगी, वैरायटी भी बढ़ाएंगे और क्वालिटी भी बढ़ाएंगे। इसके बाद जो कंपनी का कहना ये है कि हम अपने ब्रांड के बारे में और अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे और वाइन टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे ताकि लोग इस बात को जानें। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स की मैं पहले बात करूं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको अगर किसी अन्य कंपनी के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, या अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना है या कोई हमसे त्रुटि हुई है उसके बारे में आपको इंगित करना है, या आपको इस कंपनी के बारे में कोई एडिशनल जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का जवाब दें। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा के नहीं दिया है। पिछले 10 महीनों में या पिछले 12 महीनों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है। सेल्स करीब करीब फ्लैट है ना, लेकिन कंपनी का कैश फ्लो बहुत अच्छा है। उसका कारण ये कैश का धंधा है। इसमें कंपनी जो है, कंपनी का उधार डूबना बहुत कम चांस होते हैं। इस तरह की इंडस्ट्री में कम उधार वाला सिस्टम है वो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल बहुत चाहिए। तो इनको वर्किंग कैपिटल चाहिए अंगूर के स्टोरेज करने के लिए, फिर उसको इन्वेंट्री, वाइन की इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसको एजिंग होती है। तो इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, यानी कि जब आपका कैश कितने दिन में कन्वर्ट होता है वो बहुत ज़्यादा है। आपका प्रोडक्ट की सेल से जो नेट कैश जनरेट होता है
वो कितने दिन में कन्वर्जन होता है वो बहुत ज़्यादा है, उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि वो 0.65 है, यानी कि अगर 100 रुपये इक्विटी है तो कंपनी के ऊपर 65 रुपये का कर्ज है। और वो आप समझ ही गए होंगे उसका कारण क्या है। कंपनी कुल 5 फैसिलिटीज़ जो उसकी नासिक, महाराष्ट्र और बेंगलोर में है वहाँ से ऑपरेट करती है। वहाँ इनके प्लांट्स हैं जिसको वाइनरी बोलते हैं। कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 3200 करोड़ का है और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब करीब 37 है। कंपनी का ROE 17 है जो रीजनेबल है। कंपनी के साथ जो एकमात्र समस्या है वो कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, वो सोसाइटी स्पेसिफिक है। इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, आसानी से लोगों का टेस्ट चेंज करना संभव नहीं है। टेस्ट चेंज होगा, कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन ये ग्रोथ कब आएगी, कितने समय बाद आएगी, कैसे, बहुत ग्रेजुअल ग्रोथ की संभावना है जब तक कि कंपनी किसी अन्य सेगमेंट में या किसी अन्य सेक्टर में या किसी अन्य वाइन से रिलेटेड किसी ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करे या वहाँ से उसका रेवेन्यू नहीं आना चाहे जो एक तरीके से जल्दी चेंज होने वाला हो। तो ये रही सुला वाइन यार्ड की बात। आशा है आपको कंपनी के बारे में कुछ और जानकारी मिली होगी। यदि आप शेयर को मेरे वीडियो के जानकारी के आधार पर खरीदने बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। आप थोड़ा खुद रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड की श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।